हेलो एंड वेलकम टू प्रिपेयर आईएएस यूट्यूब चैनल। मैं अजय मिश्रा और आज हम लोग इस वीडियो सेशन में प्रीवियस ईयर परीक्षा को देख रहे हैं जो कि टीजीटी पीजीटी परीक्षा को लेकर के है। पहले भी एक वीडियो लगभग 15 क्वेश्चंस की आप सभी के लिए आ चुकी है, उसे आप प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। इस वीडियो में हम आगे के कुछ प्रश्नों पर ध्यान देंगे और आगे के कुछ प्रश्न हम सभी करेंगे। साथ ही साथ प्रिपेयर आईएएस में ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यम में आप एडमिशन ले सकते हैं किसी भी कोर्स के लिए, चाहे आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप यूपीपीसीएस की तैयारी कर रहे हो या इसके अलावा नेट जेआरएफ की तैयारी कर रहे हो, तो वहाँ भी आपको प्रवक्ता के नाम से एक अलग से सेशन है, उसमें आप सभी ज्वाइन कर सकते हैं। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं इतिहास के नए प्रश्नों की तरफ जो कि प्रीवियस ईयर पेपर में पूछे जा चुके हैं। उनके सॉल्यूशन को देखते हैं और जल्दी से इसे हम लोग रिवीजन करते हैं। राइट, चलिए तो सबसे पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने है। सबसे पहला क्वेश्चन है कि इनमें से कौन आर्य समाज से संबंधित था। आपके सामने चार ऑप्शन है: महादेव, गोविंद रनाडे, एनी बेसेंट, सुरेंद्रनाथ बनर्जी। राइट, तो आप इनमें से सही चुनाव करेंगे कि इन सभी व्यक्तियों में, महान विभूतियों के में कौन ऐसा था जो आर्य समाज को मानता था, आर्य समाज से प्रेरणा लिए हुए था। तो आपका इसमें सही उत्तर होगा एनी बेसेंट। आपका सही उत्तर क्या होगा? एनी बेसेंट। एनी बेसेंट के बारे में कुछ चीज़ें हम समझ लेते हैं। एनी बेसेंट इनका जन्म 1 अक्टूबर 1847 को हुआ था। कहाँ पे? लंदन में। राइट, लंदन में हुआ था। इनके जीवन में बहुत सारे उतार चढ़ाव रहे। 5 वर्ष की अवस्था जब एनी बेसेंट की थी तब इनके पिता का देहांत हो गया, जो कि एक प्रसिद्ध डॉक्टर हुआ करते थे, और इनकी माता ने ही इनका पालन पोषण किया। और उस समय इनके पिता के देहांत के बाद एनी बेसेंट का परिवार बहुत ही ज़्यादा आर्थिक तंगी से गुजरा। और फिर जाकर के दोबारा जब इनकी जब शादी हुई तब इनके पति ने से भी इनका संबंध बहुत दिनों तक नहीं चल पाया और पति ने छोड़ दिया। राइट, और पति ने जब छोड़ा तो फिर इनकी जो है स्थिति आर्थिक तंगी से गुजरने लगी। और उसके साथ ही साथ उस समय के न्यायिक प्रक्रिया के माध्यम से इनके दोनों बच्चों का, इनके 2 बच्चे थे, दोनों बच्चों का अधिकार इनके पिता के पास दिया गया, जिससे ये काफ़ी क्षुब्ध हुई। राइट, और उसके बाद से फिर ये नित्य प्रतिदिन नए नए समाज के बुराइयों को चुनना और उन बुराइयों को जड़ से समाप्त करने का प्रयास करना इनका एकमात्र उद्देश्य बन गया। तो आपको बता दें, एनी बेसेंट समाज सुधारक के साथ साथ एक बेहतरीन लेखिका भी रही है, जिनकी बहुत सारी कृतियाँ आपको इतिहास में देखने को मिलेगी। राइट, और आपको बता दें कि 1917 में 1917 में यह प्रथम ऐसी महिला थी जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षा के रूप में आई। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षा के रूप में इन्होंने पदभार ग्रहण किया और इन सभी कृत्यों को करते हुए, समाज सुधार में एक बेहतरीन भूमिका को निभाते हुए इन्होंने एक संगठन भी बनाया था, जिस संगठन का नाम था ब्रदर्स ऑफ सर्विस, जिसके अंतर्गत ये सामाजिक बुराइयों को समाप्त करने के लिए नित्य नए नए प्रयास करती रही हैं। राइट, और ये सारी चीज़ें करते हुए एट लास्ट 20 सितंबर को 1933 को आधुनिक चेन्नई यानी उस समय के मद्रास में इनका देहांत हो गया। और इसके साथ साथ इनकी एक और प्रतिभाशील कृतियाँ भी हैं, जिसमें आप मान सकते हैं कि इन्होंने भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया था। तो ये सारे छोटे छोटे फैक्ट्स हैं जो आपको किसी भी एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। तो ज़रूरी होगा कि इन प्रीवियस ईयर पेपर्स को तैयार करते करते आप सभी लोगों के लिए कुछ और भी नए प्रश्न जो इससे संबंधित हैं वहाँ से भी आप उसे समझ पाएँ। चलिए आगे बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर आपसे प्रश्न पूछा गया है, तत्वबोधिनी पत्रिका
से कौन संबंधित था? तो इसमें आपके पास चार उत्तर हैं, राजा राम मोहन राय, द्वारिकानाथ टैगोर, देवेंद्र नाथ टैगोर, या इन्हीं को आपको इतिहास में कई जगहों पर देवेंद्र नाथ ठाकुर भी लिखा मिलेगा, राइट। और अक्षय कुमार दत्त। थोड़ा सा टफ क्वेश्चन इसे कहते हैं, राइट। किस वजह से कहते हैं? क्योंकि आप जब इसके सही उत्तर में जाएंगे तो आपको ये दोनों उत्तर सही नज़र आएंगे, राइट। आप ध्यान रखिएगा कि 16 अगस्त 1843 43 में तत्वबोधिनी पत्रिका का संपादन किया गया। किसके द्वारा? रविंद्रनाथ टैगोर के नेतृत्व में, अक्षय कुमार दत्त के संपादित्व में, राइट। यानी संपादन करने का श्रेय किसके ऊपर था? अक्षय कुमार दत्त के ऊपर था। और किसके नेतृत्व में कर रहे थे? देवेंद्र नाथ टैगोर के। तो जब यहाँ पर आपके सामने दोनों विकल्प उपस्थित हों तब आपको यहाँ उत्तर क्या देना है? देवेंद्र नाथ टैगोर। अन्यथा आपका उत्तर क्या सही होगा? अक्षय कुमार दत्त। आप ध्यान रखेंगे, तत्वबोधिनी पत्रिका जिसे सामाजिक बुराइयों को खत्म करने के लिए और जो है ब्रह्मचर्य को जो है बढ़ाने के लिए, तत्वबोधिनी सभा का प्रचार करने के लिए, राइट, तत्वबोधिनी पत्रिका का संपादन प्रारंभ किया गया था। और लगभग 40 वर्षों तक, यानी 1884 तक इस पत्रिका का संपादन होता रहा, राइट। 83 तक, सॉरी 83 तक, 40 वर्षों तक। इसके बाद इस पत्रिका को रोक दिया गया। आपको ध्यान रखना चाहिए कि देवेंद्र नाथ टैगोर जो कि ब्रह्म समाज के जो है लीडरशिप में थे, और राजा राम मोहन राय की मृत्यु के कुछ दिनों के बाद ही इन्होंने तत्वबोधिनी सभा का गठन भी किया था। ठीक है, चलें आगे नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। कॉमनवेल्थ पत्र से निम्नलिखित में से किसका संबंध था? कॉमनवेल्थ पत्र वह पत्र है जिसने होम रूल, या यूं कहें स्वशासन के लिए जो मांग थी उसको बुलंद करने के लिए कॉमनवेल्थ और द इंडिया, कॉमनवेल्थ के साथ साथ न्यू इंडिया समाचार पत्र, न्यूज़पेपर में का बहुत ज़्यादा योगदान रहा है। तो इससे संबंधित कौन रही हैं? एनी बेसेंट रही हैं, राइट। तो ये आपका सही उत्तर होगा कि कॉमनवेल्थ पत्र से किसका संबंध था? तो एनी बेसेंट का संबंध था। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। सन 1918 में भारतीय उद्योग आयोग की अलग से निम्नलिखित में से किसने रिपोर्ट प्रस्तुत करी थी? ध्यान रखेंगे, इस प्रश्न को दो तरीके से पूछा जाता है एग्जाम में। पहले हम इसको देख लेते हैं। इसमें चार ऑप्शन आपके पास हैं: महात्मा गांधी, मदन मोहन मालवीय, आशुतोष मुखर्जी और अली इमाम। तो ध्यान रखेंगे, दूसरा एक इसी में प्रश्न बनेगा कि सन 1918 में भारतीय उद्योग आयोग के किस सदस्य ने अलग से रिपोर्ट प्रस्तुत करी थी, राइट। किस सदस्य ने? जब आपका प्रश्न पूछे कि किस सदस्य ने किया था, तो वहां पर आपका उत्तर सही होगा एम आर जयकर। और अगर ये सेंटेंस ना लिखा रहे, यानी जो आपके सामने हूबहू प्रश्न दिखा है, तो आपका उत्तर क्या सही होगा? आशुतोष मुखर्जी सही होगा, राइट। ध्यान रखिएगा इस चीज को। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। त्रिपुरी, जहां पर 1939 का विख्यात कांग्रेस अधिवेशन हुआ था, वह कहाँ स्थित है? आपसे लोकेशन पूछ रहा है। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उड़ीसा। तो ध्यान रखिएगा, मध्य प्रदेश आपका सही जवाब होगा। मध्य प्रदेश राज्य के जबलपुर जिले में हुआ था, और यहीं पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने महात्मा गांधी के समर्थक पट्टाभी सितार मैया को हरा करके, राइट, कांग्रेस का अध्यक्ष चुने गए थे। कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए थे कौन? नेताजी सुभाष चंद्र बोस। और ये नेताजी सुभाष चंद्र बोस,
और ध्यान दीजिएगा, इसी कांग्रेस ये विख्यात इसीलिए हुआ था क्योंकि गांधी जी के प्रतिनिधित्वकर्ता पट्टाभी सितारमैया को सुभाष चंद्र बोस ने हराया था और कांग्रेस के अध्यक्ष के लिए चुने गए थे। और यहीं पर उनकी टीम के साथ जो कार्यकारिणी के गठन के जो सदस्य थे, उसके प्रश्न को लेकर के नेताजी सुभाष चंद्र बोस और गांधी जी में मनमुटाव हो गया और नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने त्यागपत्र दे दिया अध्यक्ष पद से। ठीक, त्यागपत्र दे दिया। और यहीं पर त्यागपत्र देने के बाद कांग्रेस के नए अध्यक्ष निर्वाचित हुए, चुने गए। कौन? राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, ध्यान रखिएगा इन प्रश्नों को। ठीक, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। असहयोग आंदोलन के समय किस नेता ने अपनी अति समृद्ध वकालत छोड़ दी थी? देखिए बात यहाँ पर क्या है, अति समृद्ध वकालत, क्योंकि बहुत सारे वकीलों ने उस समय छोड़ा था। असहयोग आंदोलन कब का है? 1920 का है, राइट। और जब असहयोग आंदोलन 1920 के संबंधित न्यायालयों के बहिष्कार संबंधी प्रस्ताव में अपना अमली जामा पहनाते हुए उस समय के सबसे प्रसिद्ध वकील कौन? माननीय मोतीलाल नेहरू जी ने वहाँ पे त्यागपत्र दे दिया, अपना वकालत जो है छोड़ दिया था। तो आपका सही उत्तर सही होगा क्या? मोतीलाल नेहरू। लेकिन उसके साथ साथ आप ध्यान रखिएगा कि उनके साथ ही साथ राजेंद्र प्रसाद, सरदार वल्लभ भाई पटेल, जवाहरलाल नेहरू, राजगोपालाचारी और अरुणा आसफ अली, राइट, इन सभी ने वकालत को छोड़ा था। तो आपको और भी नाम मिलेंगे, लेकिन जो प्रसिद्ध वकीलों में थे वो थे मोतीलाल नेहरू, जिन्होंने अपनी वकालत को छोड़ा था। क्लियर? चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। सन 1915 में काबुल में गठित अंतरिम सरकार का राष्ट्रपति कौन था? अरविंद मोहन सहाय, रास बिहारी बोस, महेंद्र प्रताप, बरकतुल्ला। आपको इसमें से सही उत्तर का चुनाव करना है, राइट, सही उत्तर का चुनाव करना है। तो आपका यहाँ पर सही उत्तर होगा महेंद्र प्रताप। ये क्या चुने गए थे? राष्ट्रपति चुने गए थे, राइट, राष्ट्रपति चुने गए थे। क्लियर? और लगभग ये कब हुआ था? 1915 में, 1915 में, 1915 में राष्ट्रपति पद इन्होंने काबुल में, जो कि आधुनिक अफगानिस्तान में है, राइट, वहाँ पर एक सरकार का गठन किया था। और ये वही टाइम था जब प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था, राइट। तो ये जो सरकार गठित हुई थी अस्थायी रूप से, इसने जो है केंद्र में जो है अस्थायी सरकार, इसमें जो है जो विश्व युद्ध उस समय चल रहा था, प्रथम विश्व युद्ध, उसमें केंद्रीय शक्तियों के समर्थन के साथ इन्होंने सरकार को बनाया था, जिसमें राष्ट्रपति पद किसे प्राप्त था? महेंद्र प्रताप, जो कि वहाँ के राजा हुआ करते थे, राइट। और राष्ट्रपति पद और प्रधानमंत्री का पद मिला था किसे? बकरतुल्ला को। ठीक है, ध्यान रखिएगा, बकरतुल्ला जो है प्रधानमंत्री थे। और ध्यान रखिएगा इस सरकार का जो समर्थन था वो जर्मनी और रसिया ने भी इस सरकार को जो है मान्यता प्रदान किया था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित भारतीय नेताओं में से किसे अखिल भारतीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन कभी नहीं बना था? आपके सामने 4 विकल्प हैं, आपको यह चुनाव करना है कि इनमें से कौन था जो अखिल भारतीय कांग्रेस का कभी भी अध्यक्ष नहीं बना। तो यहाँ पर आपका सही उत्तर क्या होगा? बाल गंगाधर तिलक, राइट, बाल गंगाधर तिलक, जिनका जन्म हुआ था कब? 23 जुलाई 1856 को। कहाँ पर? महाराष्ट्र में। ठीक है, और इनकी मृत्यु भी हुई थी कब? 1 अगस्त 1920 को। कहाँ पर? महाराष्ट्र में ही, राइट। भारतीय राष्ट्रवादी हैं, समाज कार्यकर्ता हैं, समाज सुधारक हैं, वकील भी हैं, शिक्षक भी हैं और स्वतंत्रता सेनानी भी हैं बाल गंगाधर तिलक, जिनको हम सभी लोकमान्य तिलक के नाम से जानते हैं, राइट। लोकमान्य का मतलब लोगों के द्वारा माना गया, तिलक। ठीक है, और इनका जो मूल नाम था वह है क्या? केशव गंगाधर तिलक, गंगाधर तिलक, राइट। और ध्यान रखिएगा इनके बारे में, ब्रिटिश औपनिवेशिक पदाधिकारी जो हुआ करते थे, ब्रिटिश औपनिवेशिक
पदाधिकारी वो इन्हें क्या कहते थे? भारतीय अशांति के पिता। आपसे कभी भी यह प्रश्न पूछा जा सकता है, भारतीय अशांति के पिता, राइट। ये स्टेटमेंट पूछा जा सकता है कि भारतीय अशांति के पिता ब्रिटिश औपनिवेशिक पदाधिकारियों के द्वारा किसके लिए उपयोग किया गया है, किसे कहा जाता है, राइट। तो वह किसे कहा जाता है? बाल गंगाधर तिलक को। आइए अगले प्रश्न की तरफ। सन 1856 के विख्यात हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम को पारित करवाने के लिए निम्नलिखित में से कौन उत्तरदायी था? देवेंद्र नाथ टैगोर, केशव चंद्र सेन, ईश्वर चंद्र विद्यासागर या अक्षय कुमार दत्त? ध्यान रखिएगा, 1856 का विधवा पुनर्विवाह अधिनियम कब पारित किया गया? 1856 में 26 जुलाई को। और उस समय गवर्नर कौन था? उस समय गवर्नर कौन था? कनिंग। और सबसे अधिक सपोर्ट कौन किया था? ईश्वर चंद्र विद्यासागर की प्रमुख भूमिका रही है। इसमें नियम क्या बना था? 15 सब क्लास 15, राइट। इसमें विधवाओं के पुनर्विवाह के लिए अनुमति कानून से मिल चुकी थी, जो कि एक बड़ा कदम था उस समय के लिए, ठीक है। तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर के का प्रयास था, राइट। उस समय कनिंघम गवर्नर थे और 26 जुलाई 1856 को यह पारित किया गया था, ठीक है। अगला प्रश्न है, बाबू कुंवर सिंह ने अंग्रेजों के विरुद्ध अपनी अंतिम लड़ाई कब लड़ी थी? अंग्रेजों के विरुद्ध अंतिम लड़ाई बाबू कुंवर सिंह, जो कि बिहार से संबंधित हैं। और ध्यान रखिएगा, 1857 की लड़ाई में बिहार के राजा भी थे, एक प्रांत के, बिहार के इनका एक अलग राजघराना था, राइट। और 1857 में सबसे अधिक उम्र 80 वर्ष की उम्र में ही, 80 वर्ष की उम्र में इन्होंने जो है अंग्रेजों से लोहा लेना 1857 के विद्रोह में शुरू कर दिया था। और बिहार के एक प्रसिद्ध प्रमुख नेता के रूप में 1857 में ये उभर करके सामने आए। लेकिन 22 अप्रैल 1858 को एक लड़ाई जो है अंग्रेजों से, जो कि कैप्टन ली ग्रैंड के नेतृत्व में लड़ी जा रही थी, राइट। कहाँ पर? जगदीशपुर में। और वहाँ पर इन्होंने जो है, वहाँ पर ये घायल अवस्था में लौट करके अपने महल को आए और अपने महल में ही कुछ समय तक जीवित रहे और बाद में इनकी मृत्यु हो गई। तो आपका सही उत्तर क्या होगा? अप्रैल 1858। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से रणजीत सिंह किस मिसल से संबंधित थे? रणजीत सिंह, ध्यान रखिएगा, पंजाब के कुशल शासक माने जाते हैं। पंजाब के कुशल शासक, जो कि किसके पुत्र थे? महासिंह के। और महासिंह जो है सुकेर चाकिया मिसल से थे। सुकेर चाकिया मिसल के प्रधान हुआ करते थे। तो रणजीत सिंह भी किस मिसल से संबंधित थे? सुकेर चाकिया मिसल से संबंधित थे। और रणजीत सिंह ने पंजाब पर अपना एक छत्र राज्य किया था। और इनके लिए महत्वपूर्ण चीज़ें ये हैं कि इन्होंने अपनी सेना को बिल्कुल पश्चिमी मॉडल पर, कह सकते हैं पश्चिमी मॉडल पर तैयार किया था। पश्चिमी मॉडल का मतलब कि आधुनिक हथियारों से युक्त। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। सन 1891 में एज ऑफ कंसेंट एक्ट के अंतर्गत कन्याओं के विवाह की आयु क्या निर्धारित की गई? आप भी जानते हैं 1851 के पहले भी यहाँ पर बाल विवाह की प्रथा जो है प्रचलित थी, राइट। और 1891 में एक एक्ट आया जिसे एज ऑफ कंसेंट एक्ट कहा गया। और इस एक्ट के अंतर्गत जो उम्र सीमा निर्धारित की गई वो कितनी की गई? 12 वर्ष की गई महिलाओं की, ठीक है। चलिए, राष्ट्र में प्रार्थना समाज की स्थापना की प्रेरणा किसने की? राइट, राष्ट्र में प्रार्थना समाज की स्थापना की प्रेरणा, राइट। आपके पास 4 ऑप्शन हैं। 4 ऑप्शन में केशव चंद्र सेन, ईश्वर चंद्र विद्यासागर,
महादेव गोविंद रानाडे, राइट, और ईश्वरचंद विद्यासागर। तो ये 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। इन चारों ऑप्शंस में किसने जो है प्रार्थना समाज की स्थापना की प्रेरणा की थी, राइट। तो ध्यान रखेंगे आपका सही उत्तर होगा केशव चंद्र सेन, जो कि ब्रह्म समाजी नेता थे, राइट, ब्रह्म समाजी नेता। और किसके द्वारा स्थापित करवाया था, इसके संस्थापक कौन बने थे? संस्थापक थे आत्मारंग पांडुरंग, राइट। ये इसके क्या थे? संस्थापक थे। प्रेरणा किसने दी थी? केशवचंद्र सेन ने। और प्रार्थना समाज की को प्रसारित करने के लिए किसका नाम आता है? महादेव गोविंद रानाडे का। ध्यान रखिएगा, प्रार्थना समाज की का इस्टेब्लिशमेंट 1867 में 1867 में कहाँ पर किया गया था? बंबई में, राइट। प्रेरणा कहाँ से मिली? ईश्वरचंद सेन से। स्थापना किसने करी? आत्मरंग पांडुरंग ने। और प्रसार करने का जिम्मा प्रसिद्धि किसके द्वारा मिला? महादेव गोविंद रानाडे से, जो कि ये जो है समाज सुधार की दिशा में एक संगठन था जो प्रार्थना समाज के नाम से था, राइट। चलिए अगला है, सालबाई की संधि का मुख्य परिणाम क्या था? अंग्रेजों द्वारा बड़े भूभाग की प्राप्ति, या अंग्रेजी व्यापार में वृद्धि, या मराठों के साथ 20 वर्ष की शांति, या फिर ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रति मराठों का अधीनीकरण। ध्यान रखेंगे, सालबाई की संधि जो है 1782 में हुई थी। 1782 यानी ये कौन सा टाइम है? यह टाइम है प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध। जो कि अंग्रेजों और मराठाओं के बीच में हो रहा था। और इसी बीच में इसकी संधि हुई पूना दरबार में। और इस संधि की मध्यस्थता किसने करवाई? मध्यस्थता करवाई सिंधिया ने, राइट। और संधि ने अंग्रेजी कंपनी को 20 वर्षों तक मराठों के साथ शांति वार्ता के लिए बाध्य किया। 20 वर्ष के बाद सॉरी, कौन सा समय आता है? द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। 18वीं शताब्दी में बंगाल से निर्यात होने वाले वस्तुओं में प्रमुख में से कौन कौन सी थी? अब देखिए, ये भी थोड़ा सा प्रॉब्लम वाला क्वेश्चन है, क्योंकि यहाँ पर दोनों ऑप्शन आपके सही हैं। अगर 18वीं शताब्दी की बात करें तो ब्रिटेन के लिए कपास, ब्रिटेन के लिए नमक, ब्रिटेन के लिए अफीम, ये तीनों चीज़ें प्रमुख रूप से निर्यात की जाती थी। लेकिन आयोग के द्वारा उत्तर सही किया गया है सोरा। सोरा भी पश्चिम बंगाल में उस समय काफ़ी ज़्यादा हुआ करता था। सोरा का मतलब जिसे आप सफ़ेद क्षार कह सकते हैं, या रासायनिक भाषा में पोटेशियम नाइट्रेट कह सकते हैं। पोटेशियम नाइट्रेट, राइट। और इसका उपयोग गोला बारूद बनाने में, बम बनाने में, इन सब चीज़ों में किया जाता था, राइट, एक रॉ मटेरियल के रूप में। तो आपका सही उत्तर यहाँ पर सोरा है। अगर सोरा ना हो तो आप नमक को उत्तर मान सकते हैं, या इन तीनों में से कोई भी एक नाम आ जाए, राइट। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। लगातार आप वीडियो सीरीज़ के साथ बने रहिए, प्रिपेयर आईएएस के साथ बने रहिए। और किसी भी तरह की इंक्वायरी हो, क्वेरी हो, तो आप नीचे दिए हुए नंबर्स पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं, राइट। और आपकी पूरी तरह से सहायता की जाएगी, राइट। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। और साथ ही साथ इसके टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करें, जिसमें आपको ढेर सारे MCQs, करंट अफेयर से रिलेटेड और भी अन्य सारी क्लासेज आपको उपलब्ध रहेंगी, राइट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।